हे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल में जिसका नाम है एवरीथिंग अबाउट सिविल इंजीनियरिंग। और ये प्योरली डेडिकेटेड है एक सिविल इंजीनियर्स को, चाहे आप डिप्लोमा किए हो या फिर बीटेक किए हो, सिविल ब्रांच है आपका। अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम्स के पीछे हैं, उसको फोकस्ड कर रहे हैं, जैसे एसएससी जेई हो गया या फिर आरआरबी हो गया या अपकमिंग एग्जाम्स, कोई भी टेक्निकल एग्जाम्स है जो सिविल से रिलेटेड है, सो इसमें मैं टेक्निकल क्वेश्चन को डील करने वाला हूँ। सो इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ आपके लिए 21 बेस्ट क्वेश्चन फ्रॉम बिल्डिंग मटेरियल। सो आप से आशा करता हूं कि आप ये वीडियो पूरा देखें और 21 जो बेस्ट क्वेश्चन मैंने चुना है अपने से, उसको आप देखें विथ एक्सप्लेनेशन मैंने बताने की कोशिश की है। सो अगर आप ये 21 क्वेश्चन अगर देखते हैं आप, 21 क्वेश्चन अगर आप देखते हैं तो बिल्डिंग मटेरियल टॉपिक से एक आपको बेसिक नॉलेज तो हो ही जाएगी। इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि मैंने बताया नहीं है इसमें, लेकिन आप एक्सप्लेनेशन सुनने के बाद उसको सॉल्व कर सकते हैं। सो हमारा ये जो एग्जाम्स है वो एसएससी जेई, आरआरबी एग्जाम्स, स्टेट पीएससी, बीपीएससी, अदर सिविल टेक्निकल एग्जाम्स, उस पर फोकस रहेगा। सो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। सो दोस्तों, ये सीरीज है 21 बेस्ट क्वेश्चन फ्रॉम बिल्डिंग मटेरियल टॉपिक से। सो लेते हैं अपना पहला क्वेश्चन, जो कि है आउट ऑफ द फॉलोइंग रॉक्स विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी टर्म्ड एज अनस्ट्रैटिफाइड रॉक्स। सो फ्रेंड्स, अनस्ट्रैटिफाइड रॉक्स के बेसिस पे ये पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा स्टोन्स अनस्ट्रैटिफाइड रॉक्स है, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, मार्बल और स्लेट। सो आप लोगों में से बहुत सारे लोग होंगे जो जानते होंगे कि जो रॉक्स है वो इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक, ये 3 क्लासिफिकेशन काफ़ी कॉमन है, सभी लोग जानते हैं। लेकिन इसके अलावा जो है मैं आपको बताता हूँ जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, फिजिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन। रॉक्स को ये 3 मेनली इस 3 बेस पे क्लासिफाई किया जाता है। सो जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ये जो भी ये सब आप रॉक्स देख रहे हैं ये सब जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर आता है। इसके अलावा फिजिकल क्लासिफिकेशन अगर आप देखें तो उसमें स्ट्रैटिफाइड, अनस्ट्रैटिफाइड एंड फोलिएटेड, ये 3 तरह का उसमें आता है। केमिकल क्लासिफिकेशन है तो आर्जिलियस, सिलिशियन एंड कैलकेरियस, ये 3 तरह का क्लासिफिकेशन उसमें आता है। अगर आप इसको देखते हैं, जैसे कि ये जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड केमिकल क्लासिफिकेशन, ये 3 क्लासिफिकेशन है। तो यहाँ पे जो है अनस्ट्रैटिफाइड रॉक्स, स्ट्रैटिफाइड होता है जिसमें लेयर बाय लेयर होता है, जैसे कि हमारा सैंडस्टोन हो गया, लाइम स्टोन भी हो गया, ये स्ट्रैटिफाइड में आता है। स्लेट भी स्ट्रैटिफाइड रॉक्स में आता है। मार्बल जो कि है हमारा वो अनस्ट्रैटिफाइड रॉक्स में आएगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आंसर सी। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा जो क्वेश्चन है वो क्रसिंग स्ट्रेंथ ऑफ ए गुड बिल्डिंग स्टोन शुड बी मोर देन व्हाट, 500, 1000, 1400, 2000 kg per centimeter square। सो जो गुड बिल्डिंग स्टोन है उसका जो क्रसिंग स्ट्रेंथ है वो शुड बी 1000 kg per centimeter square से ज़्यादा होना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका बी। यहाँ पे 2 चीज़ का क्रसिंग स्ट्रेंथ काफ़ी पूछा जाता है, एक है गुड बिल्डिंग स्टोन का और दूसरा है गुड ब्रिक्स का। तो गुड बिल्डिंग स्टोन का जो हमारा 1000 kg per centimeter square, या फिर ऑप्शन में ये भी हो सकता है कि 100 MPa हो सकता है, ऑप्शन में 100 MPa भी रहे तो ये करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 1000 kg per centimeter square इक्वल टू 100 MPa। गुड क्वालिटी ऑफ ब्रिक्स की बात करें तो उसमें जो उसका जो स्ट्रेंथ होता है वो होता है 10 MPa, शुड बी मोर देन 10 MPa। अगर ब्रिक्स की बात करें तो उसका स्ट्रेंथ हमारा इससे ज़्यादा होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, हार्डनेस ऑफ द रॉक कैन बी टेस्टेड इन C2 यूजिंग स्मिथ टेस्ट, स्मिथ हैमर टेस्ट, एसिड टेस्ट एंड क्रिस्टलाइजेशन टेस्ट। सो मैं चारों बता देता हूँ कि ये किस किस लिए यूज होता है। स्मिथ टेस्ट जो है यहाँ पे ये ड्यूरेबिलिटी के लिए हम लोग यूज करते हैं। रॉक्स पे ये सब टेस्ट है, आपको टेस्ट बहुत ध्यान से पढ़ना है दोस्तों। सो ये ड्यूरेबिलिटी आप इससे चेक कर सकते हैं। स्मिथ हैमर टेस्ट जो है वो हार्डनेस ऑफ द रॉक, ये हार्डनेस के लिए इसको यूज किया जाता है, रॉक्स का हार्डनेस चेक करने के लिए। एसिड टेस्ट है वो ड्यूरेबिलिटी के लिए। एक्चुअली ये दोनों जो टेस्ट है वो दोनों ड्यूरेबिलिटी के लिए हम लोग देखते हैं, बट एसिड टेस्ट जो है वो वेदर रेजिस्टेंस को शो करता है, और जो क्रिस्टलाइजेशन टेस्ट है वो डिग्री ऑफ डिके को टेस्ट करता है। सो यहाँ पे क्वेश्चन था हार्डनेस ऑफ द रॉक कैन बी टेस्टेड इन C2, द करेक्ट आंसर इज स्मिथ हैमर टेस्ट। इससे हमारा टेस्ट होता है हार्डनेस ऑफ द रॉक। So moving on to the question number 4, under heat and pressure granite can transform into quartzites, marble, slate, gneisses। सो जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर जब हम देखते हैं तो हमारा 3 तरह का क्लासिफिकेशन होता है, इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक। जैसे मोल्टेन लावा निकलता है हमारा, वो एक अगर सेटल होता है, ठंडा होता है तो इग्नियस रॉक बन जाता है। अगर कुछ देर के बाद, मतलब काफ़ी सेडिमेंटेशन के बाद, लेयर बाय लेयर जब सेडिमेंटेशन होता है तो हमारा वो सेडिमेंट्री रॉक्स बनता है। और उसके बाद भी काफ़ी
टाइम तक, यानी आई एम टॉकिंग अबाउट लैक्स एंड लैक्स ऑफ ईयर्स, सो उस केस में अंदर हीट एंड प्रेशर होने के बाद वो मेटामॉर्फिज्म इंक्रीज करने के बाद वो सब चेंज हो जाता है, उसका फिजिकल प्रॉपर्टी एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाता है, तो उसके अंदर जो रॉक बनता है वो हमारा मेटामॉर्फिक रॉक कहलाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, अंदर हीट एंड प्रेशर ग्रेनाइट कैन ट्रांसफॉर्म इनटू, तो ग्रेनाइट हमारा ट्रांसफॉर्म कर जाता है जीनीसिस में। तो आपको कुछ कुछ रॉक्स हैं उनका मेटामॉर्फिक स्टेट आपको याद रखना होगा। जैसे ग्रेनाइट हमारा पहले ग्नीसिस में कन्वर्ट करता है, उसके बाद ये तो हमारा है ही सैंडस्टोन हमारा क्वार्जाइट में बनता है, तो ये क्वार्जाइट, ये सैंडस्टोन का ये पार्ट है, सैंडस्टोन हमारा इसमें कन्वर्ट होता है। मार्बल जो हमारा है ये भी मेटामॉर्फिक रॉक है, और एक इसका जो प्रीवियस स्टेट बोले तो उसको मार्ल बोला जाता है, मार्ल, सो ये कन्वर्ट करता है मार्बल में। इसके अलावा जो स्लेट है ये मड स्टोन, ये मड स्टोन का कन्वर्टेड पार्ट है, इसको स्लेट बोलते हैं। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं, जैसे ये सेल है, ये आप देख सकते हैं ये स्लेट में कन्वर्ट होता है। ये इंक्रीजिंग मेटामॉर्फिज्म के अंदर ये इस तरह से एक डायग्राम है, आप देख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये फिलाइट रॉक है, स्किड है, और यही हमारा स्लेट ये जेनेसिस में बहुत दिन तक जब हीट एंड प्रेशर के अंदर ये रहता है तो जेनेसिस में कन्वर्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, किंग क्लोजर आर रिलेटेड टू। सो दोस्तों किंग क्लोजर किससे रिलेटेड है? ये किंग क्लोजर हमारा ब्रिक मैसनरी में आता है। किंग क्लोजर बहुत तरह के जो हमारा ब्रिक्स है उनको किस तरह से तोड़ा गया है उसके अनुसार उसको नाम दिया जाता है। सो मैं बता देता हूँ, ये तो किंग क्लोजर आर रिलेटेड टू, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ब्रिक मैसनरी। और भी कुछ क्लोजर्स हैं, जैसे किंग क्लोजर हो गया, वहाँ पे क्वीन क्लोजर है, ये भी आपको याद रखना है। एंड कुछ बॉन्ड्स आपको याद रखना है, जैसे फ्लेमिश बॉन्ड, इंग्लिश बॉन्ड, वो किस तरह के होते हैं, इस पे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप वो आराम से देख सकते हैं, काफ़ी आसान है। तो एक्सप्लेनेशन, ये फुल ब्रिक है, ये पूरा एक समूचा जो हमारा ब्रिक है, ईंट जिसको बोलते हैं, ये ब्रिक है। अगर इसको आप यहाँ से ऐसे तोड़ देते हैं, ये वाला पार्ट सीधा इस तरह से तोड़ देते हैं, तो क्वीन क्लोजर इसको बोलते हैं। ये क्वीन क्लोजर हाफ है एंड क्वीन क्लोजर क्वार्टर, ये दो क्वीन क्लोजर है, तो ये आपको क्लियर हो गया। इसके अलावा किंग क्लोजर, ये किंग क्लोजर हमारा इस तरह से, जब यहाँ से इसको आप इस तरह से ब्रेक करते हैं, ये वाला पार्ट ब्रेक करता है, तो किंग क्लोजर हो गया। इसका बीवल्ड क्लोजर, मिरर्ड क्लोजर, इसका हाफ बैट जिसको हम लोग अधवार बोलते हैं, फिर 3/4 बैट, फिर बीवल्ड बैट, ये 3 तरह का, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है फिगर, आप इसको अच्छे से देख लीजिए। सो क्वेश्चन नंबर 6, A strength-based classification of bricks is made on the basis of। So strength-based classification हमारा ऑप्शन है हमारे पास IS इंडियन स्टैंडर्ड 3101, इंडियन स्टैंडर्ड 3102। सो हो सकता है कि आपको बहुत सारे लोगों को ये पता ना हो, मैं बता देता हूँ एक बार फिर से। स्ट्रेंथ बेस्ड क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है, किस कोड के द्वारा किया गया है, ये आप इसमें से देख सकते हैं। सो 3101 ये है हमारा एल्युमिनियम कोलैप्सिबल ट्यूब्स, इसके लिए ये कोड, जो भी एल्युमिनियम कोलैप्सिबल ट्यूब्स है, ये हमारा इस कोड को इंडियन स्टैंडर्ड हमारा सेट करके रखा है, जो भी डायमेंशंस हैं उसमें प्रॉपर्टीज़ है वो इसके अनुसार बनता है। और ये इसका जो आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर है वो बी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे IS 3101 क्लासिफिकेशन ऑफ बॉन्ड क्ले ब्रिक्स सॉलिड ब्रिक्स, ये हमारा तो ब्रिक्स का क्लासिफिकेशन है, वो कोड IS 3102 के अनुसार होता है। वहीं पे ये 3495 जो है हमारा है मेथड ऑफ टेस्ट ऑफ बॉन्ड क्ले ब्रिक्स बिल्डिंग ब्रिक्स, ये टेस्ट का मेथड है। एंड IS 3496 ये डॉबी लेग एंड पेक्स, ये सर्वे का एक पार्ट है, इसके लिए हमारा यूज होता है। सो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसे रिमेंबर कर सकते हैं, इसलिए मैंने इस पर रिमेंबर साइन लगाया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7, वाटर एब्जॉर्प्शन ऑफ क्लास 1 ब्रिक आफ्टर 24 आवर्स ऑफ इमर्शन इन वाटर शुड नॉट एक्सीड ऑफ सेल्ट वेट। जब हम वाटर को, जब ब्रिक्स को हम बकेट में जो उसका वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट है उसको डुबा के रखते हैं, तो सेल्फ वेट के अनुसार कितना से ज़्यादा पानी उसको नहीं एब्जॉर्ब करना चाहिए, क्वेश्चन वाटर एब्जॉर्प्शन पे है। सो दोस्तों अगर आपको पता होगा कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाटर एब्जॉर्प्शन ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक आफ्टर 24 आवर्स इमर्शन इन वाटर शुड नॉट एक्सीड 20% ऑफ सेल्फ वेट। 20% ऑफ सेल्फ वेट से ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब अगर करता है तो क्लास 1 ब्रिक के अंदर नहीं आएगा, वो क्लास 2 में चला जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 20%।
इसमें आप एक टिम्बर का भी जो क्वेश्चन है, गुड क्वालिटी टिम्बर, उसका वाटर एब्जॉर्प्शन आप अगर देखें तो उसका वाटर एब्जॉर्प्शन का रेट है 12%, तो आप उसके साथ कंफ्यूज मत होइएगा। सो वाटर एब्जॉर्प्शन ऑफ अ टिम्बर जो है शुड नॉट बी ग्रेटर दैन 12%। अगर गुड क्वालिटी टिम्बर है तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है इस टिम्बर पे। क्वेश्चन नंबर 8, द परसेंटेज ऑफ एलुमिना इन गुड ब्रिक अर्थ लाइज बिटवीन। जो हमारा गुड अर्थ ब्रिक है, जो ईंट है, पहले तो आपको उसका कंस्टिट्यूएंट देखना पड़ेगा कि वो गुड अर्थ ब्रिक हमारा बनता किससे, उसमें क्या क्या होता है। सो मेरा एक कोडवर्ड है, मैं आपको बताना चाहूँगा। मेरा कोडवर्ड मैंने एक बनाया है, इससे द्वारा मैं याद रखता हूँ, साला, SALA। सो ये इसमें आपको आ जाता है, ये एस से मैं डिनोट करता हूँ सिलिका को, जो कि 50 से 60% होता है। इसके अलावा ए से हमारा एलुमिना होता है, इस एलुमिना 20 से 30% होता है। एल से लाइम है, फिर ए से हमारा एल्कलीज अर्थ मेटल्स हैं, ये लेस देन 10% होता है, लेस देन 10%। और ये लाइम जो है वो भी 10% होता है। इसके अलावा और कुछ भी है, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, वाटर, ये सब, फेरिक ऑक्साइड, ये सब काफ़ी कम मात्रा में होता है, वेरी स्मॉल मात्रा में होता है। लेकिन ये कोड अब याद रखते हैं तो आपको ब्रिक्स का कंस्टिट्यूएंट याद करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। उसी तरह सीमेंट पे भी मैंने एक कोड बनाया है, उसका मैंने नाम दिया है लीशा। द मेजर इंग्रेडिएंट्स ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट्स आर। पोर्टलैंड सीमेंट, सीमेंट में मेजर इंग्रेडिएंट, इस सीमेंट से क्वेश्चन आ गया, लाइम एंड सिलिका, लाइम एंड एलुमिना। जैसा कि मैंने बताया था, जो मैंने सीमेंट के लिए कोड बनाया हुआ है वो है LISA। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो होता है लाइम होता है हमारा, CaO जिसको बोलते हैं, ये है 62 से 65 के परसेंटेज के अराउंड होता है। यहाँ पे आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, लाइम, सिलिका, एलुमिना, कैल्शियम सल्फेट, फेरिक ऑक्साइड, यहाँ पे परसेंटेज रेंज दिया हुआ है सभी का, एल्कलीज दिया हुआ है। सो आप इससे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, सेलेक्ट सीमेंट आउट ऑफ द फॉलोइंग विच मे बी यूज्ड इन मास कंक्रीट कंस्ट्रक्शन। मास कंक्रीटिज्म करते हैं तो उसमें कौन सा हम सीमेंट यूज कर सकते हैं। लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट बिल्कुल हम यूज कर सकते हैं, लो हीट है क्योंकि लो हीट, मास कंक्रीटिंग में लो हीट बहुत ज़रूरी है। पोर्टलैंड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट, ये भी हम यूज कर सकते हैं। पोर्टलैंड प्रोजोना सीमेंट, ये भी हम यूज कर सकते हैं। रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट, ये हम यूज नहीं कर सकते हैं इसमें। सो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1, 2 एंड 3। सो इसका ऑप्शन मैंने आपको नहीं बताया है, इसका ऑप्शन कुछ दूसरे तरह का दिया हुआ था, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1, 2 एंड 3 आर द राइट ऑप्शंस हियर। Question number 11, compound of cement which reacts immediately with water and set first is tricalcium silicate, silicate and all of the above। So इसका जो आंसर है वो है B, ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट। ये दोस्तों जो ये क्वेश्चन है वो है बॉक्स कंपाउंड से। बॉक्स कंपाउंड 4 कंपाउंड होता है जिसको आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो एक और इसमें छूट रहा है C4AF। C4AF ये होता है, तो आप ये याद रख सकते हैं। अब ये दोनों में से जो C3A है एंड C4AF है, ये जैसी वाटर आप ऐड करते हैं तो 24 आवर्स के अराउंड सेट होना शुरू हो जाता है। तो इनिशियल सेटिंग जो है, इनिशियल जो हार्डनेस है सीमेंट का, हमारा इन दोनों के कारण मिलता है। इसके अलावा जो C3S है एंड C2S है, बाद की जो स्ट्रेंथ है उसके लिए हमारा इंपॉर्टेंट होता है। सो यहाँ पे कंपाउंड ऑफ सीमेंट विच रिएक्ट्स इमीडिएटली विथ वाटर सेट फर्स्ट, ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट। ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट हमारा यहाँ आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट है जो 5 से 11% ऑफ सीमेंट होता है। इट रैपिडली रिएक्ट विद वाटर, हीट ऑफ हाइड्रेशन इसका मैक्सिमम शुरुआत में होता है, एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लैश सेट, जो शुरुआती सेट है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा C3A। सो बॉक्स कंपाउंड पे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप उसको देख सकते हैं। Question number 12, gypsum is added to cement to prevent cracks, to help C2S and C3S, to give a uniform texture, to counteract C3A। सो जिप्सम हमारा ऐड करते हैं सीमेंट में क्योंकि जिप्सम जो हमारा होता है वो एक हमारा रिटार्डर की तरह यूज होता है, क्योंकि अगर जिप्सम हम ऐड ना करें तो हमारा सीमेंट तुरंत सेट कर जाएगा। तो जो हमको टाइम चाहिए ट्रांसपोर्टेशन, मिक्सिंग, प्लेसमेंट, उसको फिनिशिंग करने में, वो हमको ना मिल पाएगा। इसलिए हमको यहाँ पे जिप्सम ऐड करना पड़ता है। तो एक रिटार्डर की तरह यूज करता है जो सेटिंग टाइम को स्लो कर देता है। और ये सेटिंग टाइम जो फ्लैश सेट हो C3A के कारण, जो मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया कि वो C3A के कारण होता है। सो इसी को काउंटरैक्ट करने के लिए हम जिप्सम को ऐड करते हैं। सो यहाँ पे आंसर है डी ऑप्शन इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 13, द कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट आफ्टर 3 days शुड नॉट बी लेस दैन। सो ऑप्शंस आर 50 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 100 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 115 एंड 150। सो इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। जो हमारा ये है आपको एक इस तरह का, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो चार्ट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें ओपीसी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, प्रोलोजोना पोर्टलैंड सीमेंट, लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, हाई एल्यूमिनियम सीमेंट। फर्स्ट डे में कितना हमारा स्ट्रेंथ आ रहा है, 3 days के अंदर कितना स्ट्रेंथ आना चाहिए, 7 days के अंदर कितना स्ट्रेंथ आना चाहिए, 28 days के अंदर इतना स्ट्रेंथ आना चाहिए। सो अगर क्वेश्चन क्या था हमारा, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट आफ्टर 3 days, तो 3 days ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट 16 यहाँ पे इसमें दिया हुआ है टेबल में। सो शुड नॉट बी लेस दैन, हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी 150 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि जो हमारा ये इसमें यूनिट मैंने दिखाया आपको, ये 16 है, ये 16 न्यूटन, ये जितना भी आपको यहाँ पे दिया गया है वो न्यूटन पर mm स्क्वायर के अंदर दिया गया है। सो इसके और यहाँ जो यूनिट है वहाँ पे हमारा kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर के अनुसार दिया गया है। सो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ये, अगर ऑप्शन में ये भी रहता 16.0 न्यूटन पर mm स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 14, वाटर रिक्वायर्ड पर बैग ऑफ सीमेंट इज, कितना होता है दोस्तों, ये तो एक काफ़ी कॉमन सा क्वेश्चन है। वाटर रिक्वायर्ड पर बैग ऑफ सीमेंट इज, इसका आंसर होता है सी 28 kg के अराउंड हमारा वाटर रिक्वायर्ड होता है सीमेंट का। 15th नंबर क्वेश्चन, द इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, इनिशियल सेटिंग टाइम एंड फाइनल सेटिंग टाइम ये कैसे निकालते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बट यहाँ जो क्वेश्चन है वो है इनिशियल सेटिंग टाइम ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट कितना होना चाहिए, वो है, इसका आंसर हो जाएगा सेकंड, 30 मिनट से कम नहीं होना चाहिए, 30 मिनट एटलीस्ट इसका इनिशियल सेटिंग टाइम होना चाहिए। और हम लोग निकालते कैसे हैं, निकालने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं वाइकेट एपरेटस का इनिशियल सेटिंग टाइम एंड फाइनल सेटिंग टाइम निकालने के लिए हम लोग वाइकेट एपरेटस का यूज करते हैं, जिसमें एक नीडल होता है, नीडल को हम प्लेस करते हैं, उसको टाइम नोट करते हैं, उस तरह से ये यूज करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग बोक्स कंपाउंड ऑफ द सीमेंट लिबरेट्स मैक्सिमम हीट ऑफ हाइड्रेशन। तो एक एक करके मैं सबको बता देता हूँ कि C3S C4F कितना कितना हीट निकालता है। C3A जो है इससे हमारा अराउंड 500 जूल पर ग्राम हीट लिबरेट होता है, इससे 260 जूल पर ग्राम, इससे हमारा C3A से 856 जूल पर ग्राम एंड C2S 420 जूल पर ग्राम। तो आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम हीट जो लिबरेट हो रहा है वो ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट के कारण हमारा हीट इवॉल्व होता है, जो कि हमारा सबसे पहले सेट होता है, विदिन 24 आवर सेट कर लेता है, वाटर के साथ रिएक्ट करके मैक्सिमम हीट निकालता है। तो 856 जूल पर ग्राम, इसके लिए काउंटरैक्ट करने के लिए क्यूरिंग काफ़ी ज़रूरी होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ सीमेंट्स आर C3A एंड C2S। तो ऑप्शंस पढ़ने से अच्छा हम लोग देख लेते हैं कि बॉक्स कंपाउंड कौन कौन सा कितना कितना परसेंटेज के अराउंड होता है। तो हमारा जो सबसे पहले C3S है हमारा, ये C3S हमारा 25 से 50% के अराउंड हमारा बनता है जब हम इसको फाइनली जो प्रोडक्ट है, और C2S हमारा वो 25 से 40% के अराउंड बनता है। इसके अलावा C3A है, ये हमारा 5 से 11% एंड C4AF ये हमारा 8 से 14% के अराउंड बनता है। तो आप देख सकते हैं कि C3S एंड C2S ये दोनों ही हमारा लैटर हार्डनिंग यानी फाइनल स्टेज हार्डनिंग के लिए ये दोनों रिस्पॉन्सिबल होता है, और C3A हमारा इनिशियल फ्लैश सेट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ सीमेंट जो है हमारा C3S एंड C2S। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। Question number 18, the soundness test of cement by Lee-Chatterjee apparatus gives unsoundness due to। So soundness test पहले करते कैसे हैं, हमारा दो मेथड होता है करने का। soundness test हम लोग करते हैं, हमारा एक मेथड है जो Lee-Chatterjee मेथड है, और दूसरा एक है ऑटोक्लेव मेथड। इस दोनों मेथड का हम लोग यूज करके हम लोग साउंड टेस्ट ऑफ सीमेंट करते हैं। बट इसमें जो डिफरेंस है, जो ली-चैटरियल्स का यहाँ बात किया गया है, तो ली-चैटरियल मेथड जो है वो साउंडनेस का टेस्ट है, बट ये साउंडनेस जो इसमें देता है वो एक्सेस लाइम के कारण सिर्फ देता है। तो इस क्वेश्चन का तो आंसर हो जाएगा फ्री लाइम ओनली। बट जो ऑटोक्लेव अगर टेस्ट से आप साउंडनेस उसका फाइंड करते हैं, तो जो हमारा वो रिजल्ट देता है वो बोथ लाइम एंड मैग्नीशिया के प्रेजेंस के कारण देता है। सो अगर यहाँ पे जस्ट ली-चैटरियल की जगह ऑटोक्लेव टेस्ट रहता तो आंसर हो जाता बोथ फ्री लाइम एंड मैग्नीशिया। बट ली-चैटरियल्स
टेस्ट है यहाँ पे साउंडनेस के लिए, तो यहाँ पे फ्री लाइम ओनली, यहाँ पे आप इसको सही कर लें, फ्री लाइम ओनली। क्वेश्चन नंबर 19, इन अ कंक्रीट कैल्शियम सल्फेट में एक्ट एज। तो ये हो सकता है कि बहुत लोगों को पता हो, लेकिन कैल्शियम सल्फेट सिर्फ नाम के कारण से ये आपको कंफ्यूज कर सकता है। कैल्शियम सल्फेट दोस्तों किसी और चीज़ का नहीं बट जिप्सम को हम लोग, जो उसका साइंटिफिक नेम है वो हम लोग उसको बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट, जिसको हम लोग फॉर्मूला होता है CaSO4, यही हमारा जिप्सम होता है। तो इन कंक्रीट कैल्शियम सल्फेट में एक्ट एज, और जो मैंने पहले बताया कि वो रिटार्डर की तरह यूज करता है, जो स्लो टाइम को हमारा रिड्यूस करता है। क्वेश्चन नंबर 20, द फ्लैकी एग्रीगेट इज सेड टू बी इलोंगेटेड इफ इट्स लेंथ इज। हमारा फ्लैकी एग्रीगेट एंड इलोगेटेड एग्रीगेट, जब हमारा एग्रीगेट है, दो मेन टेस्ट होता है जो हम लोग एग्रीगेट पे करते हैं, उसको फाइंड करते हैं कि ये एग्रीगेट कहीं फ्लैकी तो नहीं है, कहीं इलोंगेटेड तो नहीं है, अगर है तो कितना रूप में है। तो फ्लैकी एग्रीगेट इज सेड टू बी इलोंगेटेड इफ इट्स लेंथ इज ट्वाइस इट्स मीन साइज, ट्वाइस इट्स मीन साइज। तो ये ऑप्शन हमारा बी करेक्ट है। फ्लैकी एग्रीगेट होता क्या है? फ्लैकी एग्रीगेट, द एग्रीगेट इज सेड टू बी फ्लैकी व्हेन इट्स लीस्ट डायमेंशन इज लेस देन 3/5 ऑफ इट्स मीन डायमेंशन, 3/5 ऑफ इट्स मीन डायमेंशन। तो पहले हम लोग मीन डायमेंशन पता करते हैं, और मीन डायमेंशन से अगर 3/5 से कम होता है तो उसको हम फ्लैकी एग्रीगेट बोलते हैं। और एक बार अगर फ्लैकी एग्रीगेट पता चला गया तो इलोंगेटेड एग्रीगेट भी आप निकाल सकते हैं। एग्रीगेट इज सेड टू बी इलोंगेटेड व्हेन इट्स लेंथ इज ग्रेटर देन 180% ऑफ इट्स मीन डायमेंशन। तो यहाँ पे जो मेन चीज आपको निकालना वो होगा कि मीन डायमेंशन आप पहले फाइंड करें एग्रीगेट का। एग्रीगेट कहने का मतलब कि उसमें मेटल्स जो मैं यूज करते हैं, मेटल्स कहने का मतलब कि ब्रोकन स्टोन्स को हम लोग कॉमन भाषा में मेटल्स बोलते हैं। ब्रोकन स्टोन जो होता है उसी को हम लोग जो कंस्ट्रक्शन लाइन में उसको मेटल हम लोग बोलते हैं। काफ़ी सोचते हैं, काफ़ी लोगों को ये बात पता ना हो। तो द फ्लैकी एग्रीगेट इज सेड टू बी इलोंगेटेड इफ इट्स लेंथ इज इक्वल टू ट्वाइस द मीन साइज। क्वेश्चन नंबर 21, the strength and the quality of concrete depends upon grading of the aggregate, surface area of the aggregate, surface texture of the aggregate, all of the above। तो ये काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, डी ऑल ऑफ द एबव यहाँ पे आंसर हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रेंथ जो है और क्वालिटी जो है वो ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट पे भी डिपेंड करता है। ग्रेडिंग कहने का मतलब क्या हुआ कि हर एक साइज़ के आप उसमें ले रहे हैं ताकि वाइड्स प्रॉपरली फिल हो जाए। इसमें सैंड भी है, ये फिल करता है, इसके अलावा सभी चीज़ में फिल करते हैं। इसके अलावा हमारा सरफेस एरिया ऑफ एग्रीगेट इस पर भी डिपेंड करता है। अगर सरफेस एरिया उसका ज़्यादा रहता है तो सही है, वो चीज़ बहुत सही है, बट बहुत भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि इलोंगेटेड नहीं, बहुत फ्लैकी नहीं होना चाहिए। सरफेस टेक्सचर भी पे डिपेंड करता है, वो ग्लॉसी नहीं होना चाहिए, जो हमारा सरफेस वो ग्लॉसी नहीं होना चाहिए, स्मूथ नहीं होना चाहिए, वो ज़्यादा रुख रहा है तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि बॉन्ड के लिए अच्छा रहता है। तो दोस्तों ये था अभी तक का 21 क्वेश्चन। इसके अलावा मेरे पास 2 बोनस क्वेश्चन है आपके लिए। सो सबसे पहले तो थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड, जो लोग यहाँ तक पहुँच पाएँ, एंड तक देख पाएँ ये वीडियो। हो सकता है कि इस वीडियो में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है आवाज़ के बारे में या फिर जो भी है, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। लेकिन जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा, इससे अच्छा उसमें एक्सप्लेनेशन रहेगी, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ। इसमें एक्सप्लेनेशन हो सकता है कि एक लेवल उतना अच्छा ना हो, बट 2 क्वेश्चन जो मैंने बोनस क्वेश्चन चुना है आपके लिए यहाँ पे, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट, फॉर कांस्टेंट वाटर सीमेंट रेशियो फाइनर सैंड डिक्रीज द वर्केबिलिटी, ये स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट इज क्रीप इज डिफॉर्मेशन ऑफ कंक्रीट अंडर सस्टेन्ड लोडिंग। सो ये दोनों स्टेटमेंट में कौन सा स्टेटमेंट सही है? ओनली 1 सही है, ओनली 2, बोथ 1 और 2, और नीदर 1 और 2। सो देखते हैं स्टेटमेंट क्या है। क्रीप इज डिफॉर्मेशन ऑफ कंक्रीट अंडर सस्टेन्ड लोडिंग, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। क्रीप हमारा होता ही क्या है? So friend, basically creep is defined as the deformation of a structure under sustained load. Basically long-term pressure of a stress और स्ट्रेस ऑन कंक्रीट कैन मेक इट चेंज शेप। सो ये हमारा क्रीप होता है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो गया। सेकंड स्टेटमेंट, वाटर सीमेंट रेशियो, इफ द अमाउंट ऑफ फाइनर सैंड इज मोर देन वर्केबिलिटी विल रिड्यूस बिकॉज फाइन सैंड हैव मोर सरफेस एरिया एंड मोर कॉन्टैक्ट एरिया कॉजिंग मोर रेजिस्टेंस। सो कांस्टेंट वाटर सीमेंट रेशियो में फाइनर सैंड हमारा वर्केबिलिटी को डिक्रीज करता है, क्योंकि वहाँ पे सरफेस एरिया बढ़ने से क्या होगा, वाटर ज़्यादा रिक्वायर्ड होगा, इस तरह से हमारा वर्केबिलिटी डिक्रीज होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है वो सी है। इसके अलावा जो एक और सेकंड बोनस क्वेश्चन है, सेपरेशन ऑफ कोर्स एग्रीगेट फ्रॉम मोटार ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन इज नोन एज ब्लीडिंग, क्रीपिंग, सेग्रीगेशन और श्रिंकेज। सो ब्लीडिंग क्या होता है? सबसे पहले मैं आपको बताऊं सेग्रीगेशन क्या होता है।
जब आप कंक्रीट का मिक्सचर बनाते हैं और उसमें जो हमारा एग्रीगेट है, जो मेटल्स हैं, वो आपका सेटल डाउन कर जाता है, जो आपका ऊपर में सिर्फ वाटर या फिर लिक्विड कंटेंट ऊपर ज़्यादा आ जाता है, तो उसको हम लोग सेग्रेगेशन बोलते हैं। ब्लीडिंग क्या होता है, जब वाटर छोड़ देता है, जिसको बोलते हैं वाटर छोड़ना, या फिर एट अ सडन काफ़ी वाटर बाहर आने लगता है, उसको हम लोग ब्लीडिंग बोलते हैं। सो ब्लीडिंग इज बेसिकली इन कॉन्क्रीट इस टर्म्स आई रेफर्ड एज वाटर गेन। वाटर गेन भी इसलिए हम लोग ब्लीडिंग को वाटर गेन बोलते हैं। Water gain, it is particular form of segregation in which some of the water from the concrete comes out to the surface of the concrete, being of the lowest specific gravity among all the ingredients of concrete. So bleeding हो गया। creep आपको पहले बताया कि हमारा creep क्या होता है, deformation of a structure under sustained load, ये हमारा creep होता है। और shrinkage तो हमारा shape का shrinkage of the concrete is a time dependent strain measured in unloaded and unstrained specimen at constant temperature। उस किस तरह से उसका शेप चेंज हो रहा है, उस पर हमारा उसको श्रिंकेज बोलते हैं। सो ये था आपका आज का 21 क्वेश्चन ऑफ बिल्डिंग मटेरियल। आपको ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों, आप ये ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएं। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बिल्कुल सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करें वीडियो को। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।